चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल तथा उसकी दिशा के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल के लिए व्यंजक का सूत्र भी निम्न करना है। यह सूत्र परीक्षा में कई बार आ चुका है। सबसे पहले धारावाही चालक पर लगने वाला बल और उसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का हथेली नियम नंबर 2, हथेली नियम नंबर 1 पढ़ाया गया है। हथेली नियम नंबर 2 इस चुंबकीय बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताता है। दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 के अनुसार चित्र में देखिए, यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत रहे, अंगूठा अंगुलियों के लंबवत रहे। अंगूठा में बहने वाली धारा की दिशा, अंगूठा में बहने वाली धारा की दिशा और हथेली में फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो हथेली के लंबवत लगने वाले बल की दिशा में चुंबकीय बल प्रदर्शित होगा। दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 में यदि हम दाएं हाथ के पंजे को पूरा फैलाते हैं, अंगूठा फैली हुई अंगुलियों के लंबवत है, अंगूठा में यदि बहने वाली धारा की दिशा और फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो हथेली के लंबवत लगने वाले बल की दिशा में चुंबकीय बल की दिशा होगी। फिर दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रारंभ की 3 अंगुलियों को अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हम फैलाते हैं, तो यदि मध्यमा ध्यान देंगे, मध्यमा धारा I की दिशा को प्रदर्शित करती है और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ में प्रारंभ की 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि मध्यमा अंगुली विद्युत धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करता है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित कर देगा। इन्हीं नियमों के आधार पर आगे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल के लिए व्यंजक का मान प्राप्त करते हैं। ये समांतर लाइनें चित्र में जो दिखाए गए हैं चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करती हैं। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B में एक धारावाही चालक y डैश है, इस चालक में बहने वाली धारा I है, इस चालक की लंबाई L है, चालक की लंबाई के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। प्रारंभ में मान लेते हैं चालक के सिरों का क्षेत्रफल A, लंबाई L दिया ही है, धारा I है, प्रवाहित धारा I है, चालक के प्रति एकांक भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, चालक की लंबाई L, चालक में प्रवाहित धारा I है, यह चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, चालक के सिरों का क्षेत्रफल A है, चालक के प्रति एकांक भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, तो संपूर्ण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल संख्या N बराबर NaL होगी। ध्यान सुनेंगे, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, स्मॉल n है,
तो चालक तार के संपूर्ण भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n बराबर NaL होगी। चालक में धारा I प्रवाहित हो रहा है, चालक में धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल चुंबकीय बल होता है। तो चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F डैश बराबर EVD V sin थीटा। पीछे हम लोग चुंबकीय बल का सूत्र पढ़ चुके हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर QV sin थीटा। यहाँ पे Q के स्थान पे E लिखा गया है, इसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। Vd इसे अनुगमन वेग कहते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो न्यूनतम वेग होता है वह अनुगमन वेग है। V चुंबकीय क्षेत्र है। यह एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल का मान है। चालक में n इलेक्ट्रॉन है तो संपूर्ण चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला कुल बल, संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला कुल बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला कुल बल यह बराबर n इंटू F डैश के। क्योंकि चालक में n इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बल F डैश बराबर EVdV sin थीटा है, तो संपूर्ण चालक पर लगने वाले बल को F बराबर n इंटू F डैश लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका n इंटू F डैश। F डैश का मान यहाँ से रखेंगे EVdV sin थीटा, EVdV sin थीटा। n बराबर होता है NaL के। ध्यान देखिए n बराबर NaL के, तो हम इसे लिखेंगे F बराबर NaL EVdV sin थीटा। यहाँ पे ध्यान देखिए हम V sin थीटा और L को अलग कर लेंगे तो लिखा जाएगा F बराबर NaEVd के इंटू LV sin थीटा। ये समीकरण हमारा एक हो जाएगा। अनुगमन वेग में पढ़ चुके हैं, धारा I का मान होता है I बराबर NaEVd के। चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NaEVd के। I का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में I का मान रखने पर चुंबकीय बल F बराबर, चुंबकीय बल F बराबर लिखा जाएगा ILV sin थीटा। इस पर आगे प्रश्न और यह निगमन वह बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्या है? चुंबकीय बल है। जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है और उस धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है तो उस पर लगने वाला बल का मान F ILV sin थीटा होता है, जहां I धारा, L चालक की लंबाई, V चुंबकीय क्षेत्र और sin थीटा जो है कोण होता है जो चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ बनाता है। तो इस समीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है
कि लगने वाले बल का मान कोण थीटा पर निर्भर करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार FBI बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो यहाँ पे थीटा का मान अगर 90 अंश रखेंगे तो बल F का मान 0 हो जाता है। तो विशेष स्थिति में इसे हम लिख सकते हैं, विशेष स्थितियां जो दर्शाई जाती हैं। विशेष स्थिति में पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से थीटा बराबर 90 अंश। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से FBI ये तीनों लंबवत होते हैं। थीटा अगर 90 अंश है तो sin 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ sin 90 अंश का मान क्या होगा? 1। तब बल F बराबर यहाँ ध्यान देखिए ILB न्यूटन। चुंबकीय बल का मान इस स्थिति में अधिकतम होगा। बल का मान तब 0 होगा जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चालक तार स्थित होगा, थीटा का मान 0 होगा। दूसरी विशेष स्थिति में जब थीटा बराबर 0 अंश होगा तब साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 1 होता है। इस स्थिति में चुंबकीय बल F का मान क्या होगा? 0 होगा। हमारा चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थित है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? 0 होता है। इस समीकरण में चुंबकीय क्षेत्र B है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कई बार आ चुका है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखेंगे तो अगली हेडिंग होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक। यहाँ देखिए समीकरण अगर हम 3 देखें, F बराबर ILB, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर लिखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर F बटे IL के, F बटे IL के। B बराबर F का मात्रक न्यूटन, L I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यदि F बराबर 1 न्यूटन, यदि F बराबर 1 न्यूटन, I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर हो तब चुंबकीय क्षेत्र B का मान लिखा जाता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को हम लोग 1 टेस्ला कहते हैं, लिखा जाएगा 1 टेस्ला। तो इससे भी परिचित रहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या 1 टेस्ला कहते हैं। यह किसी चालक में टेस्ला की परिभाषा यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो, 1 मीटर लंबाई वाले चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला कहलाता है। टेस्ला को गॉस में भी लिखते हैं। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस के। गॉस जो है CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का
मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो कहीं पर बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जाए तो एक टेस्ला का मान कितना होता है, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर टेस्ला और गॉस के रूप में लिखेंगे 10⁴ गॉस लिखा जाएगा। अब इन पर आधारित प्रश्नों को अगले वीडियो में हम आप पढ़ेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियो को देखते चलें।